Hello viewers, I am Deepti. As I have promised with you that I will make a video covering predicted important questions for ICSE Class 10 Physics from Unit Light. So today I am going to make that video from Unit 2 Physics. Starting with Unit 2 Light and Chapter 4 Refraction of Light at Plane Surfaces. Question number 1 is, what do you mean by refraction of light and what is its cause? Its cause means when light enters from one medium to another, there is change in the speed of light. Second question, what is the effect on speed, wavelength and frequency due to refraction of light? Next question, state Snell's law of refraction of light. Next, define the term refractive index of a medium. Can it be less than 1? So here we need to remember that the speed of light is maximum in vacuum or air as compared to any other medium. So it can never be less than 1. Next, numerical sum based on refractive index mu is equal to C upon V, where C is the speed of light and V is the velocity in any other medium. And 1 mu 2, it means refractive index of second medium with respect to first medium is equal to speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2. It means V1 upon V2 if speed is given. And it also equal to mu 2 upon mu 1. It means refractive index of second medium with respect to first medium if refractive index is given. So आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर refractive index दिया गया है और 1 mu 2 पूछा गया है तो mu 2 न्यूमरेटर होगा और mu 1 जो है वो हमारा डिनोमिनेटर होगा. बट अगर स्पीड ऑफ लाइट गिवन है तो V1 अपॉन V2 हमने लेना है. यहाँ न्यूमेरिकल में प्लीज इस चीज पे फोकस रखना है व्हेनेवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you understand by the statement the refractive index of diamond is 2.41? तो यहाँ पर सेम वही चीज आपने याद रखनी है कि स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन एयर, तो हम उसके कंपैरिजन में डायमंड में लिखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम. जैसे यहाँ पर हम डायमंड की बात कर रहे हैं तो कहाँ है, एयर में 2.41 टाइम्स फास्टर देन इन डायमंड. अगर ग्लास की पूछेगा तो 1.5 टाइम्स फास्टर देन इन ग्लास. तो एयर में ही मैक्सिमम है और इतना नंबर लेके हम दूसरे मीडियम का नाम लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम? फिजिक्स में फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके फैक्टर्स में से किसी ना किसी तरह से क्वेश्चन जरूर पुट किए जाते हैं. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट? Next, with the help of a diagram, show the refraction through a rectangular glass slab. तो यहाँ आपने क्या याद रखना है कि ग्लास स्लैब क्या है कि अपोजिट सरफेसेस दोनों पैरेलल है. अगर वो ऐसा कोई और भी क्वेश्चन देकर पूछता है तो भी आपने, अगर सरफेसेस पैरेलल हैं तो आपने वही चीज याद रखनी है. डिफाइन लेटरल डिस्प्लेसमेंट एंड मेंशन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट. तो फैक्टर्स में यहाँ पर हम सारे फैक्टर्स, मैंने अभी आपके साथ पहले भी बोला है कि फैक्टर्स हमें सारे याद रखने हैं. आई इज इक्वल टू ई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस. इसमें हमारा रहेगा क्योंकि दोनों सर्फेसेस पैरेलल हैं तो एंगल्स आएंगे तो इक्वल आएंगे, और या फिर हम R1 R2 इक्वल ले सकते हैं क्योंकि इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे हमारी पैरेलल हो जाती है. उसी की डायरेक्शन और एमरजेंट रे में जो डिफरेंस आता है उसी को तो फिर हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. Next question, when an illuminated object is held in front of a thick plain glass mirror, multiple images are seen, out of which the second image is the brightest, and then give the reason. Next, with the help of a diagram, show refraction through a triangular prism. अब triangular prism में आपने क्या चीज ध्यान रखनी है कि opposite surfaces यहाँ parallel नहीं है, तो जो भी लाइट रे अंदर एंटर होगी वो बेस के पैरेलल होने की कोशिश करेगी, और व्हेन इट इमर्जेस आउट फ्रॉम द सेकंड सरफेस ऑफ द प्रिज्म तो वहां पर इट ट्राइज टू बेंड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी. अगर हम प्रिज्म को उल्टा रख देंगे तो बेस ऊपर हो जाएगी तो वो ऊपर जाने की कोशिश करेगी. तो आपने ट्रायंगल के डायग्राम में हमेशा क्या चीज फोकस रखना है कि हमेशा टुवर्ड्स बेस आपने एमरजेंट रे को बेंड करवाना है. हालांकि मैं डायग्राम पे बेस्ड एक और वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी. इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट सीन थ्रू ए ट्रायंगुलर प्रिज्म अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स इट्स एपेक्स. क्योंकि मैंने बोला कि जब हम नीचे लेके जा रहे हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इट मींस वो जो हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो एपेक्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ डेविएशन एंड स्टेट ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन.
Next, numerical sum based on formula I plus E is equal to A plus delta. It means angle of incidence plus angle of emergence is equal to angle of prism and angle of deviation. Next, draw a graph showing the dependence of angle of deviation on the angle of incidence, जिसे हम I delta curve कहते हैं. Define the position of minimum deviation, जिसमें angle of incidence और angle of emergence हमारे equal हो जाते हैं, and represent it on the graph. तो ये भी एक short question हमारा बनता रहा है पिछले कुछ सालों में. Next, an object present in the denser medium when viewed through a rarer medium appears to be raised. तो हमें वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, जिसमें हम फिर और क्वेश्चंस के साथ रिलेटेड करते हैं. गिव रीजन एंड ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग रियल एंड अपरेंट डेप्थ. और इसका वाइस वर्सा केस भी कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द रेयर मीडियम व्हेन व्यूड फ्रॉम ए डेंसर मीडियम. तो दोनों केसेस हमने करने हैं. नेक्स्ट है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, और यू कैन से शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ. कोई भी शिफ्ट का फॉर्मूला है, हम इन दोनों फॉर्मूला से उसको कर सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल अगर इस फिनोमेना पे बेस्ड है तो. नेक्स्ट है स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच शिफ्ट डिपेंड्स. तो शिफ्ट के कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो भी अच्छे से हमने करने हैं. नेक्स्ट, डायग्राम ऑफ एपरेंट बेंडिंग ऑफ स्टिक अंडर वाटर या पेंसिल अंडर वाटर. इस तरह का डायग्राम भी इजी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है. अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. जितने भी आपके बुक में दिए हैं, अगर उन कॉन्सिक्वेंसेज में से कोई भी क्वेश्चन रीजन बेस्ड बन के आता है और स्टूडेंट सिर्फ वहां पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी लिखता है, तो हमें उसका 1 मार्क पूरा देना पड़ता है. तो अगर आप उस फिनोमेना को अच्छे से उसके कॉन्सिक्वेंस के साथ रिलेट कर लेते हो तो आपको उसका 1 मार्क रिवॉर्ड दिया जाता है. नेक्स्ट, डिफाइन क्रिटिकल एंगल, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल एंड रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इट मींस म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी. ये हमने करना है. क्रिटिकल एंगल के सारे फैक्टर्स हमने करने हैं और डेफिनेशन भी हमने करनी है. और क्रिटिकल एंगल की डेविएशन में आपने याद क्या रखना है कि इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. यहाँ पर हम क्रिटिकल एंगल को किसके साथ रिलेट करते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ. नेक्स्ट, डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, जिसको हम TIR कहते हैं. कंडीशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ TIR, फॉर एग्जाम्पल ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड्स, मिराज हो गया, ऑप्टिक फाइबर्स, सिल्वरी अपीयरेंस ऑफ इनर सरफेस ऑफ वाटर एटसेट्रा. इसमें सब में अगर स्टूडेंट TIR भी लिखता है, कोई भी फिनोमेना इससे रिलेटेड आएगा तो आप उसमें सिर्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम भी मेंशन करते हैं तो आपको 1 मार्क दिया जाता है. इसकी और क्लैरिटी के लिए आप मेरी लाइट्स चैप्टर की जो पुरानी वीडियोस बनी हुई है लास्ट ईयर की, उनको रेफर कर सकते हैं. उसमें मैंने पूरे फिनोमेना आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं. Next, draw a ray diagram showing deviation of light through 90 degree by right angled isosceles prism, जिसको कि हम पेरिस्कोप में यूज करते हैं. Draw a diagram showing deviation of light through 180 degree by right angled isosceles prism used in binoculars. लाइट का चैप्टर है, डायग्राम्स तो अच्छे से आएंगे तो डायग्राम्स की प्रैक्टिस भी करनी होगी. मैं कोशिश करूंगी जल्दी आपके साथ इस चैप्टर की डायग्राम बेस्ड वीडियो भी शेयर करूंगी. Next, draw a ray diagram showing inversion without deviation through a total reflecting prism, जिसको हम erecting prism भी कहते हैं, used in a slide projector. Draw a ray diagram showing TIR through equilateral prism and 30, 60, 90 degree prism. ये हमने अच्छे से करने हैं. प्रिज्म के सारे तरह के एंगल्स के डायग्राम्स के केसेस मैंने आपके साथ अपने लाइट चैप्टर की TIR वाली वीडियो में शो किए हुए हैं. अगर कोई भी डायग्राम आपको समझ में नहीं आया तो अभी आप उस प्रीवियस ईयर की वीडियो को रेफर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन TIR एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर. तो रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है? नेक्स्ट, गिव द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ कॉमन मटेरियल्स सच एज वाटर का म्यू 4/3 है, ग्लास का 3/2 है. ये कुछ हमने याद करने हैं, इंक्लूडिंग डायमंड ऑल्सो. दिस चैप्टर कैरीज 12 to 16 मार्क्स इन योर फाइनल पेपर, तो इसको लाइटली नहीं लेना है. सारे डायग्राम चाहे देखने में जितने मर्जी इजी लग रहे हैं, उनको ड्रॉ करके प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि उसमें आपने अगर एक एरो भी लाइन पे नहीं लगाया तो उस पे भी आपका मार्क कट सकता है. और जब कटने की बात आती है तो हम हाफ तो काट ही नहीं सकते हैं, तो आपका पूरा मार्क कट जाएगा, क्योंकि आपने लाइट रे को रे बनाने के लिए एरो ही शो नहीं किया. तो वो तो सिर्फ एक लाइन है, वो रे नहीं है जब तक आप उस पर एरो नहीं बनाएंगे. और एरो सही डायरेक्शन में ही आपकी लाइट को रिप्रेजेंट करेगा कि ये इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, एमरजेंट रे है, कौन सी रे है. तो छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें हम गलती करते हैं, उसको ठीक करेंगे तो आपके इस चैप्टर के मार्क्स बहुत इजीली आप ले पाएंगे. कमिंग टू चैप्टर 5, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस.
डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज अलोंग विद द डायग्राम। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चैप्टर कवर कर लेते हैं और चैप्टर खत्म होने के बाद तक उनको कॉन्केव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस ही पता नहीं है, तो सबसे पहले उस डिफरेंस को पता करेंगे और फिर चैप्टर में आगे जाएंगे। Show two types of lenses as a combination of triangular prism and rectangular glass block. This is our next question. Next, define principal axis, focal length, optical center, optical plane, focal plane, principal focus. ऐसी कोई भी definition को भी हम ignore नहीं कर सकते हैं। Mention all the factors affecting the focal length of the lens. यहाँ पर क्योंकि ये टॉपिक आपकी बुक में थोड़ा साइड में करके दिया गया है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आई वांट टू शेयर आंसर्स आल्सो। फर्स्ट फैक्टर ऑन विच फोकल लेंथ डिपेंड इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जाम्पल, इफ लेंस इज प्लेस्ड इन वाटर इंस्टेड ऑफ एयर, इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस। तो यहाँ पर फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन सामने आता है। Next is radii of curvature. It is inversely proportional. A thick lens has less focal length than a thin lens of same material. तो यहाँ ये दो फैक्टर्स आपने अच्छे से याद करने हैं क्योंकि फोकल लेंथ इन पे डिपेंड करती है। Next is what will happen to the focal length if a part of the lens is covered. आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि लेंस है, उसके ऊपर हमने हाफ पार्ट कवर कर दिया, हमने कोई ब्लैक क्लॉथ डाल दिया, कोई कागज डाल दिया, जिससे लेंस का आधा पार्ट जो है वो हमने कवर कर दिया, तो फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आंसर होगा फोकल लेंथ रिमेन्स अनचेंज्ड because only the amount of light entering the lens decreases, due to which intensity of image decreases, but the position, size and nature of the image formed by it do not change. Next question, with the help of a diagram, show the paths of specific rays such as rays parallel to the principal axis. Parallel होगी तो कहां से जाएगी? हमें याद रखना है कि फोकस से जाएगी, और यहाँ अगर बिल्कुल पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के एक लाइन के पैरेलल है, यहाँ कहीं ना कहीं वो फोकल प्लेन में जरूर मीट करेगी। सेकेंड, रे पासिंग टू द फोकस, अगर पहले से फोकस से जा रही है तो बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। एंड रेस पासिंग टू द ऑप्टिकल सेंटर, और वो हमारा अनडेविएटेड चले जाती है। तो ये तीन रेस समझे बिना आप इस चैप्टर को ही समझ नहीं पाएंगे, तो सबसे पहले इन तीन रेस को समझना बहुत जरूरी है। Next question, with the help of a neat labeled ray diagram, show all the 6 cases of a convex lens and 1 case of concave lens. Here, दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है। इंसिडेंट रे शुड स्टार्ट फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट। कई बार ऑब्जेक्ट हमारा नीचे होता है, इंसिडेंट रे ऊपर से स्टार्ट हो रही है, जहां एरो है एरो की टिप से ही आपकी लाइन स्टार्ट होनी चाहिए। एंड वर्चुअल इमेज और जितने भी इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज हैं should be dotted lines, should be shown by dotted lines only, तभी पता चलेगा कि वर्चुअल इमेज बन रही है। Next important question is give uses or applications of all cases of convex lens and concave lens also. Show the method of determination of focal length by UV method, distant object method and by auxiliary plane mirror method. Although आपने इनको प्रैक्टिकल्स में कवर कर लिया होगा, बट इन पर बेस्ड भी क्योंकि हमारे को इस बार किसी भी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लॉजिकल, एप्लीकेशन बेस्ड, केस बेस्ड, तो हमें ये भी तरह के प्रिपेयर करने हैं कि फोकल लेंथ को हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। उस पर कुछ बेस्ड छोटा सा एमसीक्यू भी पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए लेंस अलोंग विद इट्स यूनिट, जो हम पढ़ते हैं डायोप्टर। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन, तो फिर हमने इसको करना है। व्हाट इज लेंस फॉर्मूला अलोंग विद साइन कन्वेंशन, आप लेंस फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन अगर आप साइन ठीक से नहीं लगाएंगे कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, यू है, वी है, तो उनका साइन हमें माइनस का साथ में लगाना है, या फोकल लेंथ है तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में पॉजिटिव होगी, कॉन्केव में नेगेटिव होगी, ये सब चीजें आप गलत लगाओगे तो आपका न्यूमेरिकल कभी ठीक नहीं होगा। तो पहले साइन कन्वेंशंस पे फोकस रखिए। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है तो लेंस फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस, मैंने न्यूमेरिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हर तरह से आपके साथ सॉल्व किए हुए हैं प्रीवियस ईयर की वीडियोस में। अगर फिर भी आपको डाउट होगा, यू कैन अगेन आस्क मी, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू। So numerical based on lens formula, or no derivation for lens formula is in your syllabus, and this chapter carries near about 6 marks in your final examination. Now coming to chapter 6, which is spectrum. First question is, what is the meaning of monochromatic and polychromatic beam of light, or you can say what is the difference between these two. Mono means single and poly means many. नेक्स्ट क्वेश्चन, शो डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू ए ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड इट्स कॉज। तो पूरा डिस्पर्जन का फिनोमेना आपने शो करना है, लाइट रे कैसे अंदर एंटर हो रही है,
अंदर जाने के बाद पहली ही सरफेस से स्प्लिटिंग हो रही है और सेकंड सरफेस पे डेविएशन हो रही है। और इसमें एक और क्वेश्चन जो सामने आ सकता है कि ये है कि लाइट रे जब हमारा एंटर होती है प्रिज्म से, अगर वो नॉर्मल के अलोंग ही आ जाएगी, इट मींस हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा। या क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि व्हेन लाइट रे इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, प्रिज्म की फर्स्ट सरफेस पे, या आई 0 है, तो ऐसे केस में डेविएशन नहीं होती। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा है द केसेस वेयर लाइट रे पासेस अनडेविएटेड, कोई डेविएशन नहीं होगी तो पहला केस यही होता है, उसमें आई 0 है तो आर 0 रहेगा, और μ1 अगर सेम है हमारा μ2 के, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का सेम है, तब भी डेविएशन नहीं होगी। ये दोनों केसेस हमारे कंडीशंस बन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर सकते हैं फ्रॉम चैप्टर 4 में। यहाँ पर मेरे माइंड में अभी आया तो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। बाकी ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए डिस्पर्जन के केस में आपको कुछ दो चीजें और याद रखनी है। फर्स्ट इज dispersion of white light occurs only at the first surface and deviation occur at both the surfaces। तो प्रिज्म की अगर हम फर्स्ट सरफेस ले रहे हैं तो यहीं से डिस्पर्जन 7 कलर की स्प्लिटिंग हो जाएगी। सेकंड सरफेस पे कोई अलग कलर नहीं आएगा, वही 7 कलर्स जो सेकंड सरफेस तक पहुंच रहे हैं वो बाहर निकलेंगे, बस उनकी डेविएशन थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डेविएशन फर्स्ट सरफेस पे भी है, सेकंड पे भी है, बट डिस्पर्जन सिर्फ फर्स्ट सरफेस पे है। इसके अलावा प्रिज्म डज नॉट प्रोड्यूस कलर्स, ओनली स्प्लिट द वेरियस कलर्स प्रेजेंट इन लाइट, एंड अनदर देयर इज नो शार्प बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग द कलर्स। तो आपको ऐसा नहीं है कि एक वेव ग्योर में एक खत्म हुआ तो उसके बाद आई शुरू हुआ, जी शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। एक बीच में थोड़ा थोड़ा उनकी मिक्सिंग होती है, बट हम अपनी कन्वीनियंस के लिए एक सेपरेट बाउंड्री लाइन एज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय इनविजिबल स्पेक्ट्रम विद स्पेशल रेफरेंस टू इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। फॉर एग्जाम्पल उनके मेथड ऑफ डिटेक्शन क्या है, और भी जितनी इंपॉर्टेंट चीजें इन दोनों से रिलेटेड है, इंफ्रा और अल्ट्रा, वो हमने सबका सब कवर करना है। नेक्स्ट, गिव द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ यूवी एंड आईआर रेडिएशंस विच आर सिमिलर एज वेल एज डिफरेंट फ्रॉम विजिबल रेडिएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द नेम ऑफ प्रिज्म्स used to obtain the spectrum of these radiation। तो ये रॉक सॉल्ट प्रिज्म से बनता है, ये हमने अच्छे से करना है। दोनों में क्वार्ट्ज प्रिज्म किस में है, रॉक सॉल्ट प्रिज्म किस में है, एक क्वेश्चन आ ही जाता है इस टॉपिक से। नेक्स्ट, गिव द यूजेस ऑफ ऑल द रेडिएशंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसमें यहाँ पर स्कैटरिंग के साथ आपको इसका एक प्रिंसिपल, इसको हम कह सकते हैं, वो याद रखना है। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्डा 4। तो इनवर्सली हो गया क्योंकि नीचे आया, लैम्डा मींस वेवलेंथ और पावर 4, तो लैम्डा 4, ये रिलेशन आपका जहां भी स्कैटरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है वहां पर हम दे सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाई इज द वायलेट लाइट स्कैटर्ड द मोस्ट एंड रेड लाइट द लीस्ट। तो हम इनको वेवलेंथ से कोरिलेट करेंगे, जैसा मैंने प्रीवियस आंसर में अभी बोला। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड द साइज ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर दो केसेस हमने लर्न करने हैं। एयर मॉलिक्यूल्स ऑफ साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट absorb the energy and re-emit it, but the air molecules of size bigger than the wavelength of incident light scattered the light of all wavelengths of white light to the same extent, and hence when the scattered light reaches our eyes is seen white to us। तो अगर आता है कि क्लाउड्स हमें व्हाइट क्यों दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें हम इस तरह का लिखेंगे कि साइज जो है वो बिगर है वेवलेंथ से इंसिडेंट लाइट का, क्योंकि क्लाउड के साइज उसमें बिगर होंगे, वाटर पार्टिकल्स का साइज बड़ा हो जाता है। इसके अलावा गिव ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इस पे बेस्ड क्वेश्चन इस बार आ सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर ये टॉपिक डिलीटेड था, तो इस बार जो टॉपिक्स ऐड हुए होते हैं उसमें से 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन जरूर कवर होता है। इन ओवरऑल दिस चैप्टर कैरीज 4 to 8 मार्क्स। तो आपको पता चल गया होगा कि लाइट यूनिट के तीनों चैप्टर्स मिलकर हमारे नियर अबाउट 25 to 26 मार्क्स कैरी करते हैं, और ये हमारी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट माना जाता है। बट हाँ, इसमें क्योंकि 3 चैप्टर्स हैं तो थोड़ा लेंदी जरूर है, बट बहुत ईजी है। चेकिंग करते टाइम कई बार स्टूडेंट्स इसी चैप्टर के बेस पे भी पासिंग मार्क्स ले जाते हैं, क्योंकि 25 to 30 मार्क्स इसी के आ गए। उसके अलावा आपने थोड़ा बहुत तो कुछ और बुक में पढ़ा ही है ना। अगर ये चैप्टर भी आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, और मैंने आपके साथ यूनिट 1 भी शेयर किया है, तो ये इतने चैप्टर्स भी आपका 50 मार्क्स का पेपर कवर कर रहे हैं। 50 मार्क्स आप समझते हैं 100 में से 50 मार्क्स क्या मायने रखते हैं आपके लिए। तो अगर आपके लिए इन मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंस है तो अभी भी आपके एग्जाम्स में बहुत टाइम है। अगर इन क्वेश्चंस में से आपने कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक कवर नहीं किए हैं तो प्लीज ट्राई टू कवर देम।
और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। जितनी बुक्स रेफर कर सकते हैं उतनी रेफर कीजिए। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, मैं आपका आंसर यहाँ पर यही दे सकती हूँ। अपनी फिजिक्स बुक को बहुत अच्छे से कवर कीजिए, अपने नोट्स हैंड रिटन प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि फिजिक्स में किसी और के लिखे हुए नोट्स आपको वो बेनिफिट नहीं दे सकते हैं जो आप अपने हाथ से लिखे हुए नोट से ले सकते हैं, क्योंकि उसमें एक छोटी छोटी बात आपको पता है। और नोट्स बनाने का फायदा ही तभी है जब आप उस टॉपिक को समझ के नोट्स बना रहे हैं। सिर्फ देख के अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। और न्यूमेरिकल्स की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। डायग्राम्स में जितनी परफेक्शन लेंगे वो तभी हो पाएगी जितनी प्रैक्टिस करेंगे। तभी आपको बार बार करने के बाद वो डायग्राम्स ऐसे समझ में आ जाएंगे फटाफट। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। फिजिक्स पेपर के लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि एनालिटिक रीजनिंग, लॉजिकल क्वेश्चंस ये सारे आने वाले हैं। तो पहले ही डिफिकल्टी लेवल फिजिक्स चैप्टर का हर साल अगर हम देखें तो थोड़ा ज्यादा होता है। अगर इस साल और ज्यादा होगा तो हम उसके लिए और अच्छी प्रिपरेशन करेंगे। जितनी बुक्स हमारे पास हैं अपनी बुक के अलावा उन सब बुक्स को हम अच्छे से करेंगे, बट अपनी एक बुक जिसमें आपने अपने सारे नोट्स बनाए हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। उसी के अंदर अपने सारे नोट्स आप बीच में लगाते जाइए। जहां जहां आपने हैंड रिटन जो भी लिखा है उन्हीं डेफिनेशंस को अंडरलाइन कीजिए, उन्हीं को बार बार याद करने की कोशिश कीजिए। कोई चीजें जो मुश्किल लगती हैं आपने जहां आपका स्टडी टेबल है वहां पर लगा दीजिए। अपना टाइम टेबल अच्छे से सेट कीजिए कि जिसमें आपने टाइम टेबल के अंदर अपनी सारी चीजें कवर की हुई हैं कि हाँ मैंने इतने से इतने ये पढ़ना है, इतने से मेरा इतने का टाइम है, ये सब्जेक्ट मेरा। अगर आपको फिजिक्स मुश्किल लगती है तो मेरी सजेशन ये है कि आप सुबह के मॉर्निंग आवर्स में फिजिक्स को कवर कीजिए। या अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल, अगर आप नाइट आउल हैं, कंसंट्रेशन लेवल आपका रात को ही ब्राइट होता है, तो फिर आप रात को फिजिक्स कीजिए। लेकिन एक टाइम ऐसा फिजिक्स का पकड़ें जिसमें आप एक चैप्टर जब तक खत्म नहीं करेंगे आप अपना स्टडी टेबल छोड़ेंगे नहीं। फिर चाहे वो आपके 2 घंटे ले, 3 घंटे ले, 4 घंटे ले, 5 घंटे ले, आपने करना है। Best of luck from my side. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing, and subscribe to my channel. Thank you.